नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बीए परीक्षा में बिना पढ़े पास होने का तरीका। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बीए परीक्षा में बिना पढ़े पास होने का तरीका। अगर आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और अभी तक आपने एग्जाम की बिल्कुल भी तैयारी नहीं किया हुआ है, या फिर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया हुआ है, या फिर आपने साल भर पढ़ाई नहीं किया हुआ है, या फिर आपकी समस्या ये है कि कल आपका एग्जाम है लेकिन अभी तक आपने पढ़ाई नहीं किया हुआ है, या फिर आपकी समस्या ये है कि आपको प्रश्न का उत्तर ठीक से याद नहीं है, या फिर आपकी समस्या ये है कि आपको लिखने का तरीका पता नहीं है, या फिर आपकी समस्या ये है कि आपको एग्जाम से डर लग रहा है, तो आप बिल्कुल सही जगह आ चुके हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको एग्जाम में ज़्यादा नंबर देगा, किस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा, और किस तरीके से आप बिना पढ़े एग्जाम के अंदर पास होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 100% गारंटी के साथ बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो कुछ भी बताऊँगा उसको आप अप्लाई करिएगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में जानते हैं कि किस तरीके से आप बिना पढ़े पास होंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बीए एग्जाम की कॉपी चेक करने वाला जो एग्जामिनर होता है वो आपकी कॉपी के अंदर क्या चेक करता है, कॉपी में क्या दे करके नंबर देता है। सबसे पहले आपको यही जानना जरूरी है, और सबसे पहले आपको यही जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आपको ये आइडिया लग जाए कि बीए एग्जाम की कॉपी कैसे चेक होती है, या फिर बीए एग्जाम की कॉपी में एग्जामिनर क्या चेक करके नंबर देता है, तो आपके पास होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से लिखने पर ज़्यादा नंबर मिलेगा, और एग्जामिनर क्या क्या चेक करके नंबर दे रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एग्जामिनर नंबर कैसे देता है। तो जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर होता है सबसे पहले आपकी कॉपी में चेक करता है आपकी लिखावट, यानी कि आपकी लिखावट कैसी है, आपकी राइटिंग कैसी है, आपने किस तरीके से लिखा हुआ है। अगर आप एग्जाम के अंदर कॉपी में लिखावट अच्छी कर लेते हैं, यानी कि अगर आप अच्छे तरीके से लिखते हैं, आपकी राइटिंग अच्छी है, तो आपके पास होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी कि अगर आपकी लिखावट अच्छी होती है तो एग्जामिनर आपको ज़्यादा नंबर देता है। उसके बाद से दूसरे नंबर पर चेक होता है आपका हेडिंग और पॉइंट, यानी कि अगर आपने एग्जाम के अंदर हेडिंग और पॉइंट अच्छे तरीके से लिखा हुआ है तो एग्जामिनर क्या करता है कि जिसका भी हेडिंग और पॉइंट अच्छे तरीके से लिखा हुआ मिलता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देता है। तो अगर आपने एग्जाम में हेडिंग और पॉइंट को अच्छे तरीके से लिखा है तो आपको ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि अगर आप एग्जाम के अंदर अगर आपने पढ़ाई नहीं किया हुआ है, मान लीजिए आपने पढ़ाई नहीं किया हुआ है, आपको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन अगर आपने लिखावट अच्छी कर लिया और अगर आपने हेडिंग और पॉइंट को अच्छे तरीके से लिख लिया तो आपको बहुत ही ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद से तीसरे नंबर पर चेक करता है एग्जामिनर लिखने का तरीका। अगर आपको लिखने का तरीका पता है, अगर आपको लिखने आता है, तो एग्जाम में आपको नंबर मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर आपको लिखने का तरीका पता होता है तो बहुत अच्छे तरीके से लिख पाते हैं, और जब आप अच्छे तरीके से लिखते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा नंबर मिलता है। उसके बाद से आगे जो एग्जामिनर होता है चौथे नंबर पर चेक करता है कि प्रश्नों का उत्तर कितने पेज में लिखा गया है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि निर्देशानुसार प्रश्नों का उत्तर नहीं लिखते हैं। तो अगर आप क्या करेंगे एग्जाम में, अगर आपको कुछ पता नहीं है लेकिन अगर आप प्रश्नों का उत्तर जितने पेज में कहा गया है उतने पेज में लिखेंगे तो वहाँ पे आपको नंबर मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो एग्जाम में आपको क्या करना है कि जितने पेज में उत्तर लिखने के लिए कहा गया है आपको उतने ही पेज में लिखना है। हालांकि एग्जाम में पेज में लिखने का निर्देश नहीं होता है, एग्जाम में निर्देश होता है कि आपको 200 शब्दों में लिखना है, 500 शब्दों में लिखना है, 50 शब्दों में लिखना है, शब्दों दिया होता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है पेज में लिखना है। यानी कि मैं आगे आपको बताऊंगा क्या करना है। उसके बाद से पांचवें नंबर पर जो एग्जामिनर होता है चेक करता है आपकी गलतियों को, यानी कि आपने कितनी गलतियाँ की हुई है। अगर आप गलतियों से बच जाते हैं, अगर आप गलतियाँ नहीं करते हैं तो एग्जाम में आपको ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद से लास्ट में जो एग्जामिनर होता है चेक करता है कि आपने कितने प्रश्न छोड़े हैं और कितने प्रश्न किए हैं। अगर आपने सभी प्रश्नों का उत्तर लिखा हुआ है, आपने सभी प्रश्नों का उत्तर लिखा हुआ है, भले ही आप उत्तर में कुछ भी लिखे हो, अगर आपने सभी प्रश्नों का उत्तर लिखा हुआ है तो यहाँ पे दोस्तों आपको नंबर मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि एग्जामिनर जो होता है एग्जाम में ये 6 चीज़ें चेक करता है, और अगर ये 6 चीज़ें अच्छे तरीके से मिलता है तो एग्जामिनर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देता है। यहाँ पे ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, आपने कितना पढ़ाई किया हुआ है, या फिर आप किस फैमिली से हैं, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे कुछ भी मैटर नहीं करता है। यहाँ पे मैटर करता है कि आपकी लिखावट कैसी है, आपने हेडिंग और पॉइंट को किस तरीके से लिखा हुआ है, आपके लिखने का तरीका क्या है, आपने प्रश्नों का उत्तर कितने पेज में लिखा है, आपने कितनी गलतियाँ करी हुई है, और आपने कितने प्रश्न छोड़ा हुआ है। ये 6 चीज़ें मैटर करता है। अगर आप इन 6 चीज़ों को सुधार लेते हैं और 6 चीज़ें एग्जाम के अंदर अप्लाई करते हैं तो एग्जाम में दोस्तों आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। एग्जाम में आप ज़्यादा नंबर से पास हो जाएंगे और ज़्यादा नंबर ला पाएंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि एग्जाम में नंबर कैसे देता है और कॉपी के अंदर क्या चेक करता है। अब दोस्तों आगे हम लोग बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि एग्जाम में जो गलतियाँ होती है, बहुत सारे बच्चे एग्जाम के अंदर बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो अगर आप उन गलतियों से बच जाते हैं, अगर आप उन गलतियों को नहीं करते हैं, तब तो आपके पास होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग गलतियों को जानेंगे, उसके बाद आगे हम लोग जानेंगे कि एग्जाम में आपको बिना पढ़े कैसे आंसर लिखना है, बिना पढ़े किस तरीके से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग गलतियों को जान लेते हैं। तो यहाँ पे गलतियों को ध्यान से समझिए। सबसे पहली गलती एग्जाम में जो बहुत सारे बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि ज़्यादातर लोग क्वेश्चन पेपर में दिए गए निर्देशों को पढ़े बिना ही प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं। एग्जाम में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर मिलता है, आपको पता है कि क्वेश्चन पेपर में निर्देश दिया होता है कि किस खंड
खंड में कितने प्रश्न करने हैं, किस खंड में कितने प्रश्न नहीं करने हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन पेपर में जो निर्देश होता है, निर्देशों को नहीं पढ़ते हैं और निर्देशों को पढ़े भी नहीं प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे गलती हो जाता है, यानी कि उनको ये पता नहीं होता है कि किस खंड में कितना प्रश्न करना है और किस खंड में कितना प्रश्न नहीं करना है, और पता ना होने की वजह से बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है और वहाँ पे एग्जामिनर द्वारा उनका नंबर काटा जाता है। तो आपको पहली गलती नहीं करना है। आपको एग्जाम में क्या करना है कि जो आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है, सबसे पहले आपको 1 से 2 बार 3 बार क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके अंदर जो निर्देश है, निर्देशों को पढ़ना है। उसके बाद से प्रश्नों का उत्तर लिखना शुरू करना है। उसके बाद से दूसरी गलती बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्न संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या लिखते समय तीर का निशान बनाते हैं। ये जो गलती है बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि जो दूसरी गलती है बहुत बड़ी गलती है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब प्रश्न संख्या लिखते हैं या फिर प्रश्नोत्तर संख्या लिखते हैं तो प्रश्न संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या लिखते समय तीर का निशान बनाते हैं। उसके बाद से तीसरी गलती बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि हेडिंग के नीचे स्टार अथवा डिजाइन बनाते हैं। ये भी गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं। जब हेडिंग लिखते हैं तो हेडिंग के नीचे क्या करते हैं कि इस तरीके से, ध्यान समझिए, हेडिंग के नीचे इस तरीके से स्टार बनाते हैं या फिर इस तरीके से क्या करते हैं, डिजाइन बनाते हैं। तो आपको एग्जाम में डिजाइन और स्टार नहीं बनाना है। उसके बाद से चौथी गलती बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस शब्दों को बहुत दूर दूर लिखते हैं। अब यहाँ पे आप ये दिमाग मत लगाइए कि शब्दों को दूर दूर लिख करके कापी भर दूंगा, कापी भरने के ऊपर फोकस मत करिएगा। तो यहाँ पे आपको चौथी गलती नहीं करना है, आपको शब्दों को दूर दूर नहीं लिखना है। उसके बाद से पांचवी गलती बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि शब्दों के ऊपर की जो लाइनिंग होती है, लाइन सीधा नहीं खींचते हैं। मैं बार बार बताता हूँ कि जो शब्द होते हैं, शब्द के ऊपर की जो लाइन होती है, अगर आप लाइन सीधा खींचते हैं तो आपकी राइटिंग अच्छी होती है, आपकी राइटिंग खराब नहीं होती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, शब्दों के ऊपर की लाइनिंग सीधा खींचना है। अगर आप अपने स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो इसका एक ही तरीका है कि आप लाइनिंग सीधा खींचिए और जितना फास्ट चाहे उतना फास्ट आप लिख सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, एग्जाम में आपको शब्दों के ऊपर की लाइनिंग सीधा खींचना है। उसके बाद से छठी गलती क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे कि एग्जाम में जेल पेन से लिखते हैं या फिर स्केच से लिखते हैं या फिर ऐसे पेन का यूज़ करते हैं जिसकी स्याही बहुत ही तेज़ी से फैलती है। तो एग्जाम में आपको जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है और नहीं आपको स्केच का प्रयोग करना है। आपको बाल पेन का यूज़ करना है या फिर ऐसे पेन का यूज़ करना है जिस पेन से लिखने पर उसकी स्याही न फैले। उसके बाद से सातवीं गलती बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि नए पेन से डायरेक्ट पेपर में लिखते हैं। ये जो गलती है बहुत बड़ी गलती है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मार्केट से जो नया पेन खरीद के लाते हैं उसी पेन से डायरेक्ट पेपर में लिखते हैं, और जो नया पेन होता है, आपको पता है कि नए पेन का जो स्याही होता है बहुत पतला चलता है और उसका घर्षण बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपका स्पीड कम हो जाता है और स्पीड कम होने की वजह से आपका क्वेश्चन छूट जाता है और आपका समय भी निकल जाता है। तो आपको क्या करना है कि मार्केट से आप जो भी पेन खरीद के ला रहे हैं उस नए पेन से आपको पेपर में नहीं लिखना है। उस नए पेन को क्या करना है, घर पर आपको 1 पेज 2 पेज लिख लेना है और जब पेन अच्छे तरीके से चलने लगे तब जाकर के उस पेन को एग्जाम में लेके जाना है और उस पेन से आपको लिखना है। उसके बाद से आठवीं गलती बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी लिखने के लिए शब्दों को लाइन के नीचे लिखते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी लिखने के लिए शब्दों को लाइन के नीचे लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको शब्दों को लाइन पर ही लिखना है, क्योंकि अगर आप लाइन पर लिखेंगे तो आपकी राइटिंग अच्छी होगी और आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो आपको शब्दों को लाइन पर लिखना है, न कि लाइन के नीचे या लाइन के बीच में लिखना है। उसके बाद से नौवीं गलती बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि शब्द गलत होने पर काटपीट करते हैं और गलतियों को छुपाने के लिए व्हाइटनर का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब शब्द गलत हो जाता है तो शब्द के गलत होने पर काटपीट करते हैं और वहाँ पे गलतियों को छुपाने के लिए व्हाइटनर का प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम में आपको ऐसी गलती नहीं करना है। आपको न तो काटपीट करना है और नहीं वहाँ पे गलतियों को छुपाने के लिए व्हाइटनर का प्रयोग करना है। अब अगली गलती की बात की जाए 10वीं गलती की, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 2 हेडिंग के बीच कोई लाइन नहीं छोड़ते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब हेडिंग लिखते हैं तो 2 हेडिंग के बीच में कोई भी लाइन नहीं छोड़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। 2 हेडिंग के बीच में कम से कम 1 लाइन जरूर छोड़ना चाहिए। ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में आप जो है कि हेडिंग लिख रहे हैं, किस तरीके का हेडिंग है, उस समय आपको 1 लाइन छोड़ना चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं होता है, अगर आप 1 लाइन छोड़ेंगे तो आप ही के लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद से अगली गलती बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि नया खंड नए पेज से स्टार्ट नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब नया खंड स्टार्ट करते हैं, आपको पता है कि 3 खंड होता है, खंड ए, खंड बी और खंड सी, या फिर खंड अ, खंड ब और खंड स। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब नया खंड स्टार्ट करते हैं तो नया खंड जो है नए पेज से स्टार्ट नहीं करते हैं, बल्कि जो पुराना खंड होता है उसी पुराने खंड वाले पेज से लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है। अगर आप नया खंड स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको नया खंड नए पेज से लिखना है, न कि आपको पुराने पेज से लिखना है। उसके बाद अगली गलती की बात की जाए तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कॉपी भरने के लिए शब्दों को बहुत ही बड़ा बड़ा लिखते हैं। तो एग्जाम में आपको 12वीं गलती नहीं करना है। आपको शब्दों को बहुत ही बड़ा बड़ा नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप बड़ा बड़ा लिखेंगे तो भी आपका नंबर कटेगा, इससे आपको नंबर नहीं मिलेगा। उसके बाद से अगली गलती बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है, लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर 1.5 से 2 पेज में लिखते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसके आंसर केवल 1.5 से 2 पेज में लिखते हैं, जो कि बहुत ही कम है। आपको लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर कितने पेज में लिखना है आगे मैं आपको बताऊंगा। हालांकि आपको लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर 1.5 से 2 पेज
में नहीं लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर आपको कम से कम 6 से 7 पेज में लिखना है। इस बात को आप याद रखिएगा। उसके बाद अगली गलती की बात की जाए तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है और जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, दोनों को एक जैसा लिखते हैं। एक जैसा लिखने का मेरा मतलब क्या है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है और जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर 2 पेज में लिखेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर भी 2 पेज में लिखेंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर 5 पेज में लिखेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर भी 5 पेज में लिखेंगे। यानी कि दोनों को सेम लिखते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं छोड़ते हैं। इसलिए क्या होता है कि अगर उनका नंबर जो है कटता है तो इसी की वजह से कटता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन दोनों को एक जैसा लिखते हैं, तो एग्जाम में आपको दोनों को एक जैसा कभी नहीं लिखना है। अगर आप दोनों को एक जैसा लिखते हैं तो इसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा नंबर कटता है। तो ये जो मैं आपको गलतियाँ बताया 14 गलती, आपको 14 गलती कभी नहीं करना है। अगर आप इन 14 गलतियों से बच जाते हैं तो एग्जाम में आपको बिना पढ़े पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बीए एग्जाम में आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले लिखने का तरीका आपको जानना होगा, क्योंकि अगर आपको लिखने का तरीका पता रहेगा तो एग्जाम में आप बिना पढ़े पास हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले लिखने का तरीका समझते हैं। दोस्तों, लिखने का तरीका जानने से पहले आपको 2 चिन्हों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये 2 चिन्ह ऐसे हैं जो कि एग्जाम के अंदर, बीए एग्जाम के अंदर या फिर किसी भी एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम हो, जहाँ भी लिखित परीक्षाएं होती है, चाहे आपका बीए हो, बीएससी हो, एमकॉम हो, बीकॉम हो, जहाँ भी चिन्ह यूज किया जाता है, वहाँ पे ये 2 जो चिन्ह होता है लिखते समय बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे जो आपका पहला चिन्ह है और जो दूसरा चिन्ह है, इन दोनों चिन्हों के बारे में सबसे पहले जान लीजिए। उसके बाद आगे हम लोग जानेंगे कि लिखने का सही तरीका क्या है। तो यहाँ पे जो आपका पहला चिन्ह है, यहाँ पे जो आप पहला चिन्ह देख रहे हैं बीच में इस तरीके से डैश, तो ये चिन्ह जो है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इस चिन्ह को बोलते हैं योजक चिन्ह। और इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वहाँ पे जहाँ पे 2 शब्दों को जोड़ा जाता हो, या फिर कहीं पे विपरीत शब्द लिखा जाता हो, या फिर कोई प्रश्न संख्या या फिर प्रश्नोत्तर संख्या लिखना होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा प्रश्नोत्तर संख्या 1, प्रश्नोत्तर संख्या 2, तो वहाँ पे बहुत सारे, मैंने आपको बताया ना कि तीर का निशान बनाते हैं, तो आपको वहाँ पे तीर का निशान नहीं बनाना है, बल्कि वहाँ पे आपको योजक चिन्ह लिखना है। यानी कि बीच में आपको योजक चिन्ह इस तरीके से लिखना है। उसके बाद से जो दूसरा चिन्ह है उसको बोलते हैं ब्यूरर चिन्ह। अब ये जो ब्यूरर चिन्ह है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ब्यूरर चिन्ह का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पे आप हेडिंग लिखते हैं या फिर जहाँ पे आप प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं। तो आपको पता चल गया कि योजक चिन्ह क्या होता है और ब्यूरर चिन्ह क्या होता है। ये 2 चिन्ह ऐसे हैं जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे चिन्ह होते हैं, जैसे डैश होता है, विराम होता है, पूर्ण विराम होता है। तो इसके अलावा ये जो 2 चिन्ह है मेन इंपोर्टेंट चिन्ह है, इसीलिए मैं आपको बता दिया कि योजक चिन्ह क्या होता है और ब्यूरर चिन्ह क्या होता है। अब आगे जानते हैं कि लिखने का सही तरीका क्या है। लिखने का सही तरीका आप समझ लीजिए। तो एग्जाम में लिखने का जो सही तरीका है, लिखने का सही तरीका ये है कि मान लीजिए कि ये आपकी कॉपी हो गई, ये आपकी कॉपी होगी। हालांकि ये कॉपी बहुत ही छोटी है, मैंने आपको समझाने के लिए ऐसी कॉपी लिया हुआ है। एग्जाम में आपकी जो कॉपी होती है लंबी होती है, चौड़ी होती है, लेकिन आप यहाँ पे समझ लीजिए एग्जाम की जो आपकी कॉपी होती है, लिखने का सही तरीका ये है कि जो आपकी कॉपी की पहली लाइन होती है, यहाँ पे ध्यान समझिए, जो आपकी कॉपी की पहली लाइन होती है, आपको क्या करना है कि ऊपर से सबसे पहले एक लाइन छोड़ देना है, और एक लाइन छोड़ने के बाद आगे आपको यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है या फिर प्रश्न संख्या लिखना है। तो यहाँ पे देखिए बीच में यहाँ पे क्या लगाया गया है, तो बीच में यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो एग्जाम में जब भी आप कोई प्रश्न संख्या लिख रहे हैं या फिर प्रश्नोत्तर संख्या लिख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे बीच में आपको योजक चिन्ह का प्रयोग करना है, और योजक चिन्ह लगाने के बाद ही आपको प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2 या प्रश्न संख्या 3 इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे आपको तीर का निशान नहीं बनाना है, ना ही आपको कोई डिजाइन बनाना है। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखा गया है, ऊपर से एक लाइन छोड़ा गया है। तो एग्जाम में आपको ऊपर से एक लाइन छोड़ना है कॉपी में, और एक लाइन छोड़ करके यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है। उसके बाद से प्रश्नोत्तर संख्या लिखने के बाद यहाँ पे आपको 2 लाइन नीचे छोड़ना है। प्रश्नोत्तर संख्या लिखने के नीचे आपको 2 लाइन छोड़ना है या फिर 3 लाइन छोड़ना है, कम से कम आपको 2 लाइन छोड़ना है। और 2 लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे आपको हेडिंग लिखना है। तो यहाँ पे हेडिंग आपका लिखा गया, देखिए हेडिंग लिखने के बाद क्या किया गया है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे विवरण चिन्ह लगाया गया है। मैंने आपको पीछे बताया कि विवरण चिन्ह क्या होता है, योजक चिन्ह क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हेडिंग के सामने यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे जो है कि विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो जो आपका योजक चिन्ह होता है और जो विवरण चिन्ह होता है, इस तरीके से इसका प्रयोग होता है। जो विवरण चिन्ह होता है इसका प्रयोग हमेशा हेडिंग में होता है, और जो योजक चिन्ह होता है इसका प्रयोग हमेशा प्रश्नोत्तर संख्या उत्तर संख्या लिखने में होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या लिखा गया है, उसके बाद नीचे यहाँ पे 1, 2 लाइन छोड़ा गया है, उसके बाद से यहाँ पे हेडिंग लिखा गया है और सामने यहाँ पे विवरण चिन्ह लगाया गया है। उसके बाद से यहाँ पे जो है कि हेडिंग लिखा गया है और नीचे उत्तर लिखना शुरू किया गया है, और इस तरीके से उत्तर लिखा गया है। और यहाँ पे देखेंगे सामने इधर, तो इधर जो भी पॉइंट और हेडिंग लिखा गया है, देखिए यहाँ पे जो भी पॉइंट लिखा गया है, जो भी हेडिंग लिखा गया है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो आपका मेन हेडिंग नहीं होता है उसमें भी आपको विवरण चिन्ह लगाना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये आपका मेन हेडिंग हो गया वास्तविक मुद्रा। तो यहाँ पे मेन हेडिंग में आप क्या कर सकते हैं, मेन हेडिंग में आप विवरण चिन्ह लगा सकते हैं, लेकिन जो आपका मेन हेडिंग नहीं है, जो छोटा छोटा हेडिंग है, वहाँ पे आप सिंपल जो है कि योजक चिन्ह लगा करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। लिखने का ये सही तरीका होता है। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा और आप अच्छे खासे नंबर से पास हो जाएंगे। अब आगे हम लोग जानते हैं कि बीए एग्जाम में आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर किस तरीके से लिखना है, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं किया हुआ है, अपने बिना पढ़े आपको पास होना है। तो बिना पढ़े आप किस तरीके से किसी
किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखेंगे उसके बारे में जानते हैं। तो बिना पढ़े किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको कुछ नियम बता रहा हूँ, उसको समझना है और उन नियम को अप्लाई करना है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि बीए एग्जाम में किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आपको क्या करना है कि किसी भी प्रश्न का पहला हेडिंग जो आपको लिखना है, पहला हेडिंग या तो आपको परिचय लिखना है, या तो प्रस्तावना लिखना है, या तो भूमिका लिखना है, या तो अवधारणा लिखना है, या तो परिभाषा लिखना है। यहाँ पे मैं आपको जो 5 बता रहा हूँ, परिचय, प्रस्तावना, भूमिका, अवधारणा, परिभाषा, सबसे पहले आपको किसी भी प्रश्न का हेडिंग सबसे पहले इन 5 में से कोई एक लिखना है। उसके बाद से लास्ट में आपको क्या लिखना है, तो लास्ट वाला जो हेडिंग होगा, लास्ट वाला हेडिंग आपको निष्कर्ष या विश्लेषण लिखना है। और बीच में आपको क्या लिखना है, तो बीच में आपको वही लिखना है जो प्रश्न के अंदर पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कोई ऐसा प्रश्न हो गया, मैं आपको प्रश्न दिखा रहा हूँ, जैसे आपके सामने कोई भी प्रश्न आ गया जिसका आंसर आपको पता नहीं है, लेकिन उसका आंसर आपको बना के लिखना है, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं किया हुआ है, आप बिना पढ़े पास होना चाहते हैं, लेकिन आपको उस प्रश्न का उत्तर याद नहीं है, तो आप उसका प्रश्न का उत्तर कैसे बनाएंगे उसके बारे में समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए एक सीरीज लिया हूँ। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कोई क्वेश्चन आ गया कि प्रबंध प्रक्रिया के नियोजन, नियंत्रण, संगठन, मूल्यांकन को सविस्तार स्पष्ट कीजिए, या फिर आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया जिसका आंसर आपको पता नहीं है, तो इसका आंसर आप किस तरीके से बनाएंगे उसको समझिए। किसी भी प्रश्न का उत्तर बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको 2 तरीका याद रखना है। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका यह है कि जिस भी प्रश्न का उत्तर आपको याद नहीं है, उस प्रश्न को सबसे पहले पढ़ना है और पढ़ करके उसके अंदर देखना है कि उसके अंदर मेन की क्या है, यानी कि मेन शब्द क्या है, मुख्य शब्द क्या है। क्योंकि किसी भी क्वेश्चन का जो मुख्य शब्द होता है उसी के आधार पर क्वेश्चन का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रबंध प्रक्रिया के नियोजन, नियंत्रण, संगठन, मूल्यांकन को विस्तार समझाइए, तो यहाँ पे आपको देखना है कि इसके अंदर जो है कि मेन शब्द क्या है। इसमें से जो आपका मेन शब्द रहेगा जिसके बारे में आपको कुछ भी पता हो उसी को आपको ले लेना है। और दूसरा तरीका है कि उसी शब्द को लेकर के आपको विस्तार करना है और विस्तार करके उसी शब्द के बारे में आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए कोई दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपके सामने कोई और क्वेश्चन आ गया कि रेशमी धागा प्राप्त करने के विभिन्न चरण कौन से हैं, रेशम के निर्माण प्रक्रिया, भौतिक तथा रासायनिक विशेषताएं बताइए। मान लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया कि रेशम का निर्माण प्रक्रिया बताइए, भौतिक तथा रासायनिक विशेषता बताइए। अब आपको मान लीजिए कि इसका आंसर याद नहीं है, लेकिन आपको बना करके लिखना है, तो कैसे लिखेंगे आप, तो इसका आंसर लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किसी विधान समझिए, मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रश्न का हेडिंग, पहला हेडिंग या तो आपको परिचय लिखना है, या तो प्रस्तावना लिखना है, या तो भूमिका लिखना है, या तो अवधारणा लिखना है। तो सबसे पहले आपको इसमें से किसी को लिखना है। उसके बाद से नीचे आपको क्या लिखना है, पहला हेडिंग लिखने के बाद नीचे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि रेशम का निर्माण, तो आपको पता है कि रेशम क्या है, तो रेशम एक धागा है, तो आपको लिखना है कि धागा क्या हो। समझिए, रेशम जो है धागा है, तो धागा जो होता है, धागा का यूज क्या किया जाता है, तो धागा से कपड़ा बनता है, फिर कपड़ा का यूज क्या कहते हैं, कपड़े को हम पहनते हैं, रेशम से बहुत सारी रस्सियाँ बनती है, रेशम से चटाई बनती है, रेशम से बहुत प्रकार के बोरे और जूट बनाए जाते हैं, रेशम से जो है कि बिस्तर बनाया जाता है, नहीं बहुत सारी चीज़ें जो है कि रेशम से बनाया जाता है। तो आपको क्या करना है कि रेशम के बारे में आपको जो कुछ भी पता हो, रेशम को ले लेना है और रेशम के ऊपर आपको जितना भी आता है उतना आपको अच्छे तरीके से लिखते जाना है, लिखते जाना, लिखते जाना है। यानी कि आपको उसके ऊपर बना के लिखते जाना है, रेशम क्या होता है, रेशम का यूज क्या होता है, रेशम का यूज किया जाता है, रेशम से क्या क्या बनता है, रेशम की उपयोगिता क्या है, रेशम कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ आपको लिख देना है। उसके बाद से लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको इस तरीके से जब लिख लेते हैं तो आपको निष्कर्ष लिखना है और इसका विश्लेषण कर देना है। एग्जाम में आपको जब भी किसी भी प्रश्न का उत्तर बना करके लिखना हो तो बस आपको एक बात रखना है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर बनाने के लिए आपके सामने जो भी क्वेश्चन आता है उसको पढ़ना है, उसके अंदर जो भी मेन शब्द को लेना है और मेन शब्द से अनेक शब्द बनाना है, यानी कि एक शब्द से अनेक शब्द का निर्माण करना है और अनेक शब्द से लेकर के अनेक प्रकार के शब्द बनाना है और अनेक शब्दों को लेकर के विस्तार करके उसको लिख देना है। और ये नहीं सोचना है कि एग्जामिनर नंबर देगा कि नहीं देगा, एग्जामिनर आपको नंबर अवश्य देगा। मैंने आपको पीछे जो बताया, अगर आप उन गलतियों को नहीं करते हैं और अच्छे तरीके से लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको 100% नंबर देगा, ये मेरा विश्वास है और ये गारंटी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इस वीडियो से आपकी बहुत कुछ हेल्प हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।